नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में खुदाई के दौरान एक बार फिर ऐसे कई सबूत मिले हैं जिसने राम जन्मभूमि पर सवाल उठाने वालों की बोलती को बंद कर दिया है। और चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि राम इस देश की आत्मा में बसे हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ भगवान राम की चर्चा नहीं करूंगा, मैं राम राज्य की भी बात करूंगा क्योंकि इस देश के मजदूर के लिए यह बहस बहुत आवश्यक है, यानी बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी देश में राम राज्य तब तक नहीं आ सकता जब तक वहां के मजदूर गरीब, वहां के किसान खुशहाल ना हो। आज मजदूरों का दर्द देखकर आंखें नम हो जाती हैं। आखिर क्यों इस देश का मजदूर इतना लाचार बना दिया गया है? इस पर आज होगी देश की सबसे निर्णायक, सबसे सुपरहिट डिबेट। मजदूरों पर गाज, कैसे आएगा रामराज? क्योंकि मजदूरों के नाम पर बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं पिछले 70 साल से, दावे भी खूब किए जाते हैं। कोई भेजने की तैयारी करता है, कोई खुद को मजदूरों का सबसे बड़ा मसीहा बताता है। लेकिन असल में इस मजदूर को कुछ नहीं मिलता। हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ ये सियासत का शिकार होता है। मजदूरों पर गाज तो कैसे आएगा रामराज? आज सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, सबको जवाब देना होगा। रामराज होता तो ऐसे थोड़ी लॉकडाउन में ऐसे बढ़ा देते हैं। श्री राम इस देश की आत्मा में बसते हैं, इसलिए दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के लिए आज एक और बड़ी खुशखबरी आई। 17 सालों बाद राम जन्मभूमि परिसर में खुदाई हुई तो फिर एक बार मंदिर के सबूतों ने राम जन्मभूमि पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद कर दी। लेकिन इस देश की आत्मा यहाँ के गरीब मजदूरों में भी बसती है। पर जरा इनकी बेबसी देखिए। कोई चोर डाकुओं से इनकी तुलना करता है तो कोई ये कह रहा है कि अब जो भीड़ दिख रही है वो गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए ट्रेन यात्रा करने आए लोगों की भीड़ है। ये जो लोग हैं ये परिवार से हैं। जो श्रमिक मजदूर थे ना, वो लोग तो जा चुके हैं। ये तो जो छुट्टियों मनाने जाते थे ना, ऐसे लोग हैं। क्योंकि 2 महीना इस भीषण परिस्थितियों में जो यहाँ रह लिया है उसको संक्रमण है ही नहीं और न उसको आगे होने वाला है। और जरा कोई इस मुगालते में न रहे कि किसी ने भी खुद को इन बेबस मजदूरों का हमदर्द साबित कर दिया। जरा नोएडा से पश्चिम बंगाल लौट रहे इन मजदूरों की पीड़ा भी सुन लीजिए। नोएडा में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले इन लोगों ने जब पश्चिम बंगाल में अपने परिवार के लोगों को अपना दर्द सुनाया तो परिवार वालों ने किसी तरह पाई जोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए चुकाकर बंगाल से एक बस नोएडा भेजी ताकि ये अपने घर लौट सके। हमारा बंगाल की तरफ से कोई खबर आया ना, यूपी की तरफ से कोई मदद मिली है। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे थे कि 2 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर उत्तराखंड लौटना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो राज्य में 25,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हो जाएंगे। हमें मानकर चलते कि हमारे जो 2.25 लाख लोग वापस आएंगे अपने गाँव की तरफ, तो इसमें निश्चित रूप से हमें मानकर चलते हैं कि 25,000 लोग इन्फेक्टेड होंगे। दूसरी तरफ सियासत में एफआईआर की जंग छिड़ी है। कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड को धोखाधड़ी कहा था, जिसके खिलाफ कर्नाटक में सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मजदूरों का दर्द आखिर क्यों नहीं समझा जा रहा है। पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ और बंगाल तक, हर तरफ मजदूर क्यों इतने बेहाल हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मजदूरों पर गाज, कैसे आएगा रामराज? मजदूरों पर गाज, कैसे आएगा रामराज? आज विश्लेषण तस्वीरों वाला। तस्वीरें बोलती हैं लेकिन वो आंखें भी नम कर देती हैं। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर आपने कई बार देखी होगी लेकिन आज के विश्लेषण के लिए ये बेहद जरूरी है। तस्वीर नंबर 1, एक मां खींचते हुए अपने बच्चे को लेकर जा रही है। ये मां पंजाब से चल रही है, उत्तर प्रदेश तक ये पैदल चली। आगरा की ये तस्वीर है लेकिन पंजाब से चलती आ रही है।
यानी पंजाब में कांग्रेस का शासन, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन। बढ़ता हूं मैं आगे। नंबर 2 तस्वीर जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है आज, वो है कि कैसे यमुनानगर हरियाणा में नदी को पार कर रहे हैं ये लोग। देखिए, हाथ को सामान को हाथ में लिए कैसे पार कर रहे हैं, जान को जोखिम में डालकर। आंखें नम हो जाती हैं। तस्वीर नंबर 3, बालाघाट मध्य प्रदेश। कैसे अपनी गर्भवती धर्मपत्नी को अपने जुगाड़ से बनाई हुई गाड़ी से वो खींच रहा था, फिर वो थक जाता है, बीवी को कहता है थोड़ी देर के लिए पैदल चलो। ये 3 तस्वीरें विचलित करती हैं। मेरे पास एक चौथी तस्वीर भी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उस पर कुछ बोलूं। वाराणसी की है। खुद देखिए तस्वीर, बुजुर्ग मां बाप को एक बच्चा खींच रहा है। हम सबको शर्म आनी चाहिए, हर सियासतदान को शर्म आनी चाहिए ये तस्वीरें देखकर। मेरे साथ बात करने के लिए आज डॉक्टर संबित पात्रा है एक तरफ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता नेता है। मेरे साथ दूसरी तरफ जीतू पटवारी हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री रहे, उनका अभिनंदन है, एमएलए हैं। मेरे साथ मोहसिन रजा हैं, जो कि यूपी सरकार के मंत्री हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी अभिनंदन है। मुझे लगता है कि आज तू मैं की बहस नहीं होनी चाहिए, आज जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं सीधा डॉक्टर संबित पात्रा का रुख करता हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, आज श्री राम मंदिर के कुछ और सबूत मिले। बहुत पावन दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या यही रामराज है जिसमें मजदूरों पर गाज है? देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ था तो आप राम राज्य की बात करते थे। क्या यही वो राम राज्य है जिसमें मजदूरों पर गाज है? देखिए अमीश जी, अच्छी बात है, एक बहुत संवेदनशील डिबेट भी आपने किया और आपने इसको कहा कि तू मैं की डिबेट भी नहीं होनी चाहिए, मगर इसमें बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी राज्य हो, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, दोनों की विषमताओं को आपने दिखाने का प्रयास भी किया है। मगर मुझे लगता है कि राम को इसके बीच में लाना ये उचित नहीं है। भगवान राम को इसमें बीच में लेके आना और ये कहना कि भगवान राम ना, बिल्कुल आपने कही डॉक्टर पात्रा को कि आपने एक बात बोला हमारे टॉपिक के ऊपर, हम बिल्कुल इसमें श्री राम को बीच में नहीं लेके आ रहे, लेकिन राम राज की कल्पना को बीच में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, राम राज का मतलब क्या होता है? मैं राम राज्य के विषय में बताता हूं। अगर आप बोले तो मैं विश्लेषण कर देता हूँ 40 सेकंड के लिए। हालांकि रामायण सबने देखी है, आजकल लोगों ने तो तरोताजा होगी जहां पर सब लोग खुशहाल होते हैं। मैं विश्लेषण करता हूँ। बिल्कुल सही कहा, राम राज्य क्या यही परिकल्पना है? क्या परिकल्पना होती है राम राज्य की? राम राज्य की परिकल्पना होती है जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां जातिभेद ना हो, जहां भेद ना हो, जहां वाकई सबकी खुशी के लिए सरकार चिंता करे, जहां सबकी खुशी के लिए राजा चिंता करे। क्योंकि उस समय राजा का राज था, इसलिए मैंने राजा शब्द का इस्तेमाल किया। आज डेमोक्रेसी है, इसलिए मैंने सरकार का इस्तेमाल किया है। आप खुद बताइए, 70 वर्षों तक हिंदुस्तान में अगर सही में गरीबी हटाओ के नापित करने की बात पर कांग्रेस पार्टी चलती है, जो भी पार्टी रही है वो पार्टी चलती, तो अब तक तो राम राज्य स्थापित हो चुका होता। भगवान राम को भी राम राज्य स्थापित करने में समय लगा और बिल्कुल उसी का नतीजा है। आज आप देखिए, जिस पिछले काल में अगर 100 पैसे भेजे जाते थे गरीब के जेब तक या उसके हाथ तक, तो 100 पैसे में से मात्र 15 पैसे गरीब के हाथ तक पहुंचते थे। आज अगर 100 पैसे पहुंचते हैं, उसका अर्थ यही है कि रामराज स्थापित हो रहा है। डीबीटी के माध्यम से जो भी पैसे प्रधानमंत्री भेजते हैं, वो पैसे गरीब की झोली तक पहुंचा है। 40 करोड़ लोगों तक वो पैसा पहुंचा है। हाँ, ये जो आपने कहा कि सड़कों पर हम मजदूरों को देख रहे हैं, ये चिंता का विषय है और हर राज्य के लिए। अब आप मुझे बताइए, आपके एक मंत्री कहते हैं कि चोर और डकैत हैं ये लोग, क्या वो राम राज्य है? आपके एक मंत्री ने बोला उत्तर प्रदेश के। बहुत अगर किसी मंत्री ने कहा क्या कार्रवाई करिए? आज चौथा दिन है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग कार्रवाई करेंगे। मैं उस मंत्री को डिफेंड नहीं करने वाला हूं। आप बिल्कुल समझ लीजिए एक बात, जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाला है वो हमारी पर कार्रवाई कब होगी डॉक्टर पात्रा? मैंने ये बात सैयद शाहनवाज हुसैन साहब से भी पूछी थी, कार्रवाई कब होगी ऐसे मंत्रियों पर? देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की मंत्री के बारे में बात कहा, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता आपके शो में मौजूद हैं, वो इस पर जरूर संज्ञान भी लेंगे और उत्तर पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा चलिए, तो मैं राष्ट्रीय की बात कर, एक सांसद है वो कह रहे हैं कि ये गरीब लोग पानी में तैरकर छुट्टी मनाने जा रहे हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। गलत बात है। और मैं तो सबको कहूंगा, इस टेलीविजन चैनल के माध्यम से कहूंगा, चाहे हमारे नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के या समाजवादी पार्टी के नेता हो, कोई भी आपके एक मुख्यमंत्री, अब आप सुनिए, आपके एक मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत,
वो कहते हैं कि ये जो मजदूर आएंगे ये 25,000 तो कोरोना संक्रमित होंगे, यानी उत्तराखंड उनका कहना है वुहान बन जाएगा इन मजदूरों के आने के बाद। नहीं, गलत बात, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय, ये इंटरव्यू आजकल का नहीं है, इंटरव्यू लगभग 15 दिन पहले का है, आपको डेट भी बताना चाहिए। ना 7 दिन पुराना है सर। तो जब लॉकडाउन नहीं खुला था तब का है ना। अगले कुछ दिनों में सवा 2 लाख लोग आएंगे जिसमें 25,000 संक्रमित होंगे, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोला। उन्होंने क्या कहा पहले मैं समझा देता हूं। उन्होंने कहा कि जो मजदूर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें उत्तर प्रदेश का मंत्री समझ में नहीं आ रहा, हमें मुख्यमंत्री आप समझ में नहीं आ रहे, हमें कोई समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं, आपको बड़ा लेट में समझ आने की आप चेष्टा कर रहे हैं। जो चीज आपको 7 दिन पहले समझना चाहिए था, अगर वो आज मुझे आपको समझ मेरे को तो 7 दिन पहले ही समझ में आ गया था, क्योंकि ये टॉपिक आज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शांति से सुनो जरा। नहीं तो मैं तो चिल्ला नहीं रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सवाल पूछना, कोई चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आप कान खोल के सुन लो, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं तो कान खोल के सुन रहा हूँ डॉक्टर पात्रा, मैं तो कान खोल के सुन रहा हूँ, लेकिन लगता है कि सत्ता में आप लोगों के कान नहीं खुल रहे, इसलिए कान आप भी खोलिए अपने। कान खोलने जरूरी है डॉक्टर पात्रा, अगर कान खोलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो जवाब सुन लो, आपको जवाब सुनना पड़ेगा, शांति से सुनो आप जवाब। नंबर 1, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि ये जो इमिग्रेशन होगा उसके कारण हमें यहाँ प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, संख्याएं बढ़ेगी बीमारी की, हमें हॉस्पिटल भी खोलना होगा, आइसोलेशन सेंटर तैयार रखना होगा। ये सच्चाई है, इसमें क्या बुराई है? हम किसी की प्रताड़ना नहीं कर रहे हैं, उसका अर्थ है कि हम आइसोलेशन सेंटर तो ये भी ठीक है। चलिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने क्लीन चिट दे दी। आप देखिए सवाल, हम देखिए आप मुझे बताइए, जो मंत्री कह रहा है उसको तो उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी, ये जो सांसद कह रहा है कि ये लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं उस पर आप लोग कार्रवाई करेंगे या अभी वो भी उत्तर प्रदेश करेगा? आप पल्ला झाड़ेंगे? अभी देखा है ये तो बयान आज का, चलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान पुराना, ये बयान तो आज का है, दिया है, अभी इस पे संज्ञान लिया जाएगा। सुबह से हर चैनल पे चल रहा है। अभी न्यूज डिबेट पे थोड़ी संज्ञान ले लिया जाएगा। अध्यक्ष जी देखेंगे ना इस विषय को, बिल्कुल अध्यक्ष जी तक ये विषय पहुंचेगा, अध्यक्ष जी इस विषय को देखेंगे। अब थोड़े न्यूज डिबेट के बीच में संबित पात्रा संज्ञान ले लेगा, इतना तो आप भी समझते हैं। आप बताइए। नहीं, मैं तो सब कुछ समझता हूं। मैं जीतू पटवारी का रुख करता हूं। जीतू पटवारी, क्या यही रामराज है जिसमें मजदूर त्रस्त हैं, और क्या आप लोगों को भी सिर्फ कोरी सियासत करनी है मजदूरों के नाम पर? सरकारें तो आपकी भी कई प्रदेशों में है। अमरीश, 2 बातें हैं। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट अभी एक ही थॉट है, एक सोच है, एक विचार है कि इस कोविड की महामारी में देश की सरकार के साथ खड़े रहें। जो सरकार निर्णय ले उसमें हर दम सरकार को सहयोग सकारात्मक करें। आप देखो, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने जब भी जो भी बातें कही एक पॉजिटिविटी से कही, और हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का उसी ओर चल पड़ा। मैं मानता हूँ कि संबित पात्रा जी ने अभी जितनी बातें कही उन बातों में एक बात स्पष्ट हो गई कि रावत जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तराखंड के, उन्होंने सवाल खड़े किए कि अगर इतने मजदूर हमारे झारखंड में आएंगे तो हमारे पास व्यवस्था इतनी नहीं है कि हम सबको रखें, हम संक्रमित पूरे प्रदेश को कर देंगे। इसका मतलब है कि मोदी जी ने जो निर्णय लिए वो गलत है। संबित पात्रा ने भी ये बात कही, संबित पात्रा ने भी वो बात कही अभी कि इतने सारे मजदूर एक साथ आएंगे तो उसका असर राज्य पे सही नहीं पड़ेगा। तो गलत क्या है? हॉस्पिटल बनाना है, ये करना है, अलग अलग इक्विपमेंट खरीदना है, इसका मतलब हम तो सरकार के साथ है। नहीं, पर दूसरी बात, क्योंकि मैंने आपको 50 सेकंड कार्रवाई में दिए, ऐसे लोगों ने जिन्होंने बयानबाजी, एक सवाल मुझे इजाजत दीजिए पूछने की, और वो सवाल जीतू पटवारी, जीतू जी, आप वरिष्ठ मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार में कुछ देर पहले तक, अब तो आप लोगों की वापस सरकार चली गई सिंधिया साहब के जाने की। पटवारी साहब, एक बात बताइए, पहले लॉकडाउन जब किया गया, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपने बोला लॉकडाउन बिना प्रिपरेशन के हुआ। उसके बाद जब लॉकडाउन बढ़ गया तो आपने बोला अब मजदूरों को ध्यान देना चाहिए, मजदूरों को घर पहुंचाना चाहिए। जब मजदूरों को घर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हुई, आपने बोला भीड़ लग रही है। आप लोग तो खुद कंफ्यूज नजर आए पूरी परिस्थिति के अंदर। हैवी कंफ्यूजन था पटवारी साहब की, नहीं था? इसमें कंफ्यूजन क्या है? राहुल गांधी ने, इसमें कंफ्यूजन कहां है? राहुल जी ने तो सजेशन दिया देश की सरकार को 3 महीने पहले कि ये चाइना में, वुहान में ये जो समस्या आई है, ये कोविड की पूरे देश में असर करेगी। तैयार हो सरकार, नहीं हुई। फिर राहुल जी ने एक बार रघुराम राजन से चर्चा करके सरकार को कहा तो अभी करा लॉकडाउन के दौरान। जीतू भाई, वो तो चर्चा अभी करी, जीतू जी, वो तो चर्चा अभी करी। आप ये बोला जब राहुल गांधी ने बोला उसके बाद वो खुद विदेश गए, इटली गए, देने के लिए किसानों के, मजदूरों के लिए इनके पास नहीं है।
अमीश भाई मैं आ जब सकता राहुल हूं? जी ने बोला उसके बाद तो खुद वो विदेश समझता हूं गए। कि पूरी बात अगर डिबेट की मेरे भी होने देंगे, जी मैं तो होने ही दे रहा हूं बात। पूरी बात अगर मेरी पूरी होने देंगे अजय, मेरे पास टीवी नहीं है, मोबाइल पे आपकी बात सुन रहा हूं, जितनी सुनाई देगी अगर पूरी बात मैं मेरी कहूंगा और पूरी आप कहोगे तो मेरे को ज्यादा एक तर्क संगत हम बात कर पाएंगे। ठीक है। सवाल यह है कि इस कोविड में देश एकजुट रहना चाहिए। सवाल यह है कि मजदूरों की समस्या में कोई राजनीतिक द्वेष भाव न हो और हम सब मिलकर प्रयास कैसे करें इसकी बात करना चाहिए। अभी संबित पात्रा ने कहा कि जो लोग मजदूरों को चोर डाकू कह रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। आपने साध्वी प्रज्ञा पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, महात्मा गांधी को देशद्रोही कहा, उस पर तो कोई कार्रवाई की नहीं इनने। केवल राजनीतिक भाषा और भावना बोलते हुए ऐसी बातें करते हैं। मैं मानता हूं कि इनको अपने संस्कारों में जैसा अपनी पार्टी को ढाला है उसी का असर देश पे होने लगा है। संबित जवाब। देखिए राहुल गांधी ने तो खून का दलाल कहा था इंडिया की आर्मी को, राहुल गांधी को निकाल दिया उन्होंने पार्टी से। इतनी हिम्मत है इनको, राहुल गांधी को निकाल देंगे पार्टी से। अब ये चले हैं साध्वी प्रज्ञा जी के बारे में बात करने के लिए। देखिए जहां तक ये जो ब्रॉड क्वेश्चंस उठे हैं मैं 2-3 बातें बता दूं। आप बताइए, आपने कहा ये गलत बयान है संबित पात्रा, आप पूरे देश में भ्रमित करते हो, झूठ बोलते हो और गलत तरीके से बात करते हो। जरा सर्वे करा रो आपका, तो 90% लोग बोलते हैं कि संबित पात्रा से झूठा व्यक्ति कोई नहीं है। चलिए चिंता मत करिए, आप मेरी सर्वे कराइए, आप मेरा सर्वे कराते हैं, यही पता चलता है आप लोग डरते हैं हमसे। सर्वे कराना पड़ता है आपको, हम तो आपका सर्वे नहीं कराते हैं, हम तो राहुल गांधी का ही सर्वे नहीं कराते हैं। अब रुकिए, शांति से सुनने दीजिए। अमीश भाई किसी के सर्वे नहीं, आपका अगर सर्वे कराएं तो आप 90% झूठ की परत पे होते हैं। इस तरह की बातें आती है तो थोड़ी जो बातें करें डिबेट में तर्क संगत और सही मुद्दों पे करें। राहुल जी ने कब सेना के लिए टिप्पणी की, कुछ भी बोलोगे और कुछ भी सुनेंगे, ये इस तरीके से ये और कोई एंकर हो और बात हो सकती है, जीतू पटवारी के सामने नहीं हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर तो सारे 30 मार खान बन के आ रहे कांग्रेस पार्टी से। हम तो आपको सुन रहे थे शांति से, आप क्यों नहीं सुन सकते हमें? शांति से सुन लीजिए जीतू भाई, उसके बाद अपने समय पे जवाब दीजिए। क्यों नहीं सुन सकते? अगर तर्क संगत बात करोगे 101% सुनेंगे, विनम्रता से सुनेंगे, हाथ जोड़ के सुनेंगे। पर ये इस तरह के झूठ की बात चालू करोगे तो आपकी कान बन के बात सुनते रहे और आप बोलते रहो। अभी आपके संस्कार तो वही दिख रहे हैं। अमरीश ने कहा एक बार आपकी बात काटी, एक एंकर ने तो उसको भाषा में डराने लगे। आपके इस तरह के संस्कार हैं। आप जो बीएनडी बोलते थे, अरे जीतू जी हम ना किसी से डरे हैं ना किसी से डरेंगे। चाहे कोई एफआईआर कर ले, चाहे कोई धमकी दे ले, हमको डर नहीं लगता। हम तो पब्लिक के लिए सवाल पूछते हैं सर। ना हम संबित पात्रा से डरते, ना आपसे डरते, ना अनुराग से डरते, ना मोहसिन नजर से डरते। अगर डरते तो यहाँ ना बैठते हम। अमीश भाई अब मैं बोल लूं? जी एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर है। लेकिन आपको मैं बता दूं संबित पात्रा, आपके पक्ष में सैयद शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट करा अभी कि अमीश देवगन संबित पात्रा को बोलने दीजिए। धन्यवाद, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और तभी शो देख रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया होगा जरूर। थैंक यू। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आप रामराज की परिकल्पना की चिंतन कर रहे हैं और ये सवाल वाजिब भी बनता है कि रामराज्य कैसे आएगा। मैं सिर्फ एक लाइन में पूछता हूं, क्या सोनिया गांधी रामराज्य ला पाएंगी, राहुल गांधी रामराज्य ला पाएंगे या नरेंद्र मोदी रामराज्य ला पाएंगे? मुझे लगता है इसके लिए डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। भारत की जनता ने इस परिकल्पना को शुद्धिकरण करने के लिए, इस परिकल्पना को धराधाम पे उतारने के लिए ही नरेंद्र मोदी को बार बार चुना है और एक अकल्पनीय समर्थन के साथ चुना है। और आज हम सब डिबेट भी कर रहे हैं, चिल्ला चोट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सुरक्षित है, संक्रमित नहीं है, अमेरिका जैसी हालत हमारी नहीं है, इटली जैसे। देखिए आदरणीय सोनिया जी का तो मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं। आप बताइए, मायके का गुस्सा ससुराल पे निकालना चाहिए क्या? मैं तो बोलता हूं कि पूरा परिवार मायके पे सुरक्षित रहे, मगर आप वहां घूम के देखिए वहां उनके घर में क्या हो रहा है। कितनी मृत्यु हो गई है। यहाँ इंडिया में हम सब सुरक्षित है, मेरे जीतू भाई सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ, अमीश भाई सुरक्षित है। कम से कम हम एहसान तो मानिए। संबित जी, हम मोदी जी खराब, मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे। अरे भैया ये क्या है? संबित अब आपने बोला, अब आपने आपको पूरे 50 सेकंड मिले अपनी बात को रखने के लिए। अब आप जीतू पटवारी को सुन लीजिए। मोहसिन रजा भी इंतजार कर रहे हैं, अनुराग जी भी इंतजार कर रहे हैं। जीतू पटवारी, संबित भाई ने अपनी बात को बोली। जीतू मेक योर पॉइंट। जीतू, लेकिन पॉलिटिक्स तो आप भी कर रहे थे, आप भी बस यूपी में चला रहे थे, महाराष्ट्र में आपको भी चिंता नहीं थी। अमरीश, दो बातें हैं। एक तो संबित जी ने कहा कि मोदी जी को चुना। मोदी जी जिस दिन तक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, हमारे विरोधी थे। जिस दिन वो देश के प्रधानमंत्री बने, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। और हर वो अच्छे काम में जिसमें हमारा धर्म बनता है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहें,
पूरे कोविड में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी रही। जिस सोनिया गांधी को आप बार बार कोसते हैं मक्का कर करके, उन्होंने वक्तव्य के साथ देश के प्रधानमंत्री के सहयोग की सबको गुजारिश की। और जहां तक प्रश्न है, सवाल खड़ा करना हमारा धर्म है, दायित्व है। आप इस बात को ये कह के कि मोदी जी आए तो रामराज की परिकल्पना होगी, कि सोनिया जी आई तो रामराज की परिकल्पना होगी, वो 10 साल जिसमें मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और ये 6 साल जिसमें नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, लोगों के मूल स्वभाव में दुख ज्यादा मिले कि सुख ज्यादा मिले, जरा इसके सर्वे आप जमीनी करा लो। आज अभी कोविड-19 में तो कौन सा सर्वे होगा? एक तरह से जितनी परेशानी है, इसमें आपको उनको सुधारने की बात करना चाहिए। आप जीतू पटवारी की बात का भी जवाब देना, लेकिन एक बात बताइए, आपने सुबह से कई ट्वीट करे, आपने एक ट्वीट करा राम मंदिर को लेकर, अच्छी बात है वो ट्वीट करा, लेकिन मजदूरों को लेकर आप लोगों ने एक भी ट्वीट नहीं करा, क्यों? क्या मजदूरों की चिंता नहीं है आप लोगों को? चलिए अमीश भाई, आपने शायद आज सुबह 12 बजे पीयूष गोयल जी, जो हमारे आदरणीय रेल मंत्री हैं, उनके साथ एक वार्तालाप हमारी पार्टी संवाद था आपका, हमारे चैनल पे भी चला है। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, मजदूरों को लेके 6 सवाल पूछे गए। कैसे उनके पैसे रिफंड होंगे जो ट्रेन में उन्होंने टिकट कटाए थे, किस प्रकार से वो कौन से ट्रेन से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे, और पूरा आंकड़ा मेरे पास है। मैं आंकड़ा आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए रख देता हूँ। आज अब तक जब तक हम डिबेट कर रहे हैं 2096 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चले हैं। उत्तर प्रदेश के यहाँ मंत्री बैठे हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं और उनसे आशा करता हूं कि वो योगी जी तक ये धन्यवाद पहुंचाए। आधे से अधिक ट्रेन 1120 संबित जी, पर आप लोगों को नहीं संबित जी एक सेकंड, लेकिन आपने बोला आपने पीयूष गोयल जी के साथ चर्चा करी, वो चर्चा हम सबने देखी, वो संवाद जो था वो चला, वो पार्टी टू पार्टी आप लोगों का संवाद था। आप लोगों ने आपने सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिया, अच्छी बात है, वो चला। मैं पूछ रहा हूं, आपने जो मजदूरों पानी से जा रहे हैं, जिनको गाड़ी नहीं मिल रही, उनके लिए कोई आप लोगों ने अपने ट्वीट में चिंता नहीं जताई? मैं ट्वीट में नहीं, बातचीत करके, सब कुछ करके चिंता जताई है। इसीलिए तो अजय भल्ला जो कि गृह सचिव है, उन्होंने चिट्ठी लिखा सभी राज्य को, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, कोई भी मजदूर पैदल ना जाने पाए, उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। एसडीआरएफ का पैसा भेजा गया है, 15,000 करोड़ रुपए प्लस 11,000 करोड़ रुपए। जीतू कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं, फिर जीतू जी आएंगे। जीतू जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। जीतू जी अच्छे व्यक्ति हैं, बीच में चिल्लाते नहीं है। कोई नहीं चिल्ला रहा, लेकिन बहस तो होनी चाहिए संबित पात्रा। अगर सरकार की कोई खामियां है तो सामने तो आनी चाहिए। बिल्कुल, जीतू भाई मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा ना। मैंने उनको हम भी तो पूछेंगे। तो आप सत्ता पक्ष से तो सवाल तो पूछना बनता है ना, कि अगर सरकार में बैठे हुए सांसद उत्तर प्रदेश के मंत्री ये कह रहे हैं तो सवाल पूछना बनता है। सवाल पूछना बनता है। राम मंदिर के राम मंदिर के प्रमाण मिले, ये बड़ा सुखद अनुभव है, लेकिन मजदूरों का बड़ा दुखद अनुभव है। तो मजदूरों की बात भी तो करिएगा। अमीश भाई, मैं बात ही कर रहा हूं मजदूरों की। आप अगर थोड़ी देर मुंह बंद रखेंगे और कान खुला रखेंगे तो सर, ना मेरे कान भी खुले, मेरा मुंह बंद नहीं होगा। सवाल पूछे जाएंगे, सवालों की धार भी होगी। नहीं संबित जी, आप कह रहे हैं अपना मुंह बंद कर लीजिए। आप, मैं कैसे मुंह बंद कर लूंगा अपना? आप सुनिए पहले, मेरा तो काम है सवाल पूछना। संबित जी, आप इतने वरिष्ठ आदमी है। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा भैया, ऐसा थोड़ी होता है। जब ऑपोजिशन पार्टी, देखिए ऑपोजिशन पार्टी से बड़ा ऑपोजिशन बनने की कोशिश मत करिए। वो सुन रहे हैं, हम बड़ी शांति से धैर्यपूर्वक उनको जवाब दे रहे, तो आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? देश को मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं देश को सुनाना चाहता हूं। मैं देश को सुनाना चाहता हूं कि भैया हम क्या कर रहे हैं मजदूरों के लिए। मैं आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता रहा था, ये मजदूरों को जानना जरूरी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, शेल्टर होम्स है। कोई भी मजदूर भाई, हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, आप पैदल मत जाएं, क्योंकि राज्य सरकारों को ये निवेदन किया गया है, आदेश दिया गया है कि अगर कोई मजदूर पैदल जा रहा हो, आप उनको लेके शेल्टर होम में जाइए। आपके लिए 3 वक्त का खाना और प्रत्येक खाने का 100 रुपए का खाना, 300 रुपए का खाना वहां पर व्यवस्थित रूप से अरेंज किया गया है। फिर बस के माध्यम से आपको श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन ये माँ बस पर जा रही है डॉक्टर पात्रा, ये माँ बस पर जा रही है। जो बच्चा अपने माँ बाप को लेके जा रहा है, उसको क्या बस मिल गई है, उसको ट्रेन मिल गई है? ये जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। और कौन देगा? हम नहीं देंगे। ये लेडी पंजाब से आ रही है, आगरा में इसकी ये तस्वीर आई, बिल्कुल एक तस्वीर वाराणसी की है, क्या करिएगा? आप पंजाब सरकार से भी पूछिए और उत्तर प्रदेश सरकार से भी बिल्कुल मैं पूछूंगा, मैं भी जवाब दूंगा, बिल्कुल पूछूंगा डॉक्टर पात्रा। मिलेगा तो मैं मेहरबानी आपको। जीतू पटवारी, आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने लॉकडाउन से पहले सब कुछ बता दिया था, लेकिन देखिए ये मानव जाति के ऊपर पहली बार ये समस्या आई। राहुल गांधी को इसके बारे में कितना पता होगा, या मुझको कितना पता होगा, या आपको कितना पता होगा, ये तो इस पर तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये समस्या ही पहली बार आई।
अब आप खुद देखिए, ये महिला पंजाब से चल के आ रही है, सरकार पंजाब में आप लोगों की, लेकिन आप सियासी खेल खेल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, बात सियासत की नहीं है और बात खेल की भी नहीं अमरीश। सवाल यह है कि देश की सरकार के साथ पूरी परिस्थिति में राहुल जी हमेशा खड़े थे। एक विपक्ष के नेता का दायित्व है, जो चाइना में परिस्थिति बनी, जो इटली में परिस्थिति बनी, जो अमेरिका में परिस्थिति बनी, उसका आभास करके नरेंद्र मोदी जी को कहा कि नमस्ते ट्रंप मत करो। आप जरूरी है सबसे पहले इस कोविड की महामारी से हम कैसे बचे रहें, इसके लिए पर्टिकुलर इतने हवाई अड्डे, 25 हवाई अड्डे लॉकडाउन करके प्रोसेस चालू करो। एक भावना ये थी, तो ये सकारात्मक भावना थी, नकारात्मक भावना नहीं थी। अभी संवित ट्रेनों की बात कर रहे थे, 19,000 से लगभग ज्यादा ट्रेन देश भर में है। एक दिन में 2 करोड़ लोग इससे इधर से उधर पूरे देश में ढोए जा सकते थे। लॉकडाउन के पहले या लॉकडाउन के पहले चरण में अगर आप ये कर लेते, ये पहली बात तो रेल मंत्री का मानते हैं या नहीं मानते हैं, किसी भी बात नहीं करें कि अगर पहले लॉकडाउन में ये परिस्थिति इतने लोगों की मौत और शहादत नहीं होती। रही बात इसकी कि ये बार बार इस बात को कहना चाहते हैं कि देश की सरकार अच्छे कदम उठा रही है, 300 रुपए खाने के दे रही है। पूरे देश में अलग अलग सामाजिक संगठन, अलग अलग राजनीतिक लोग अगर एक साथ मिलकर मजदूरों की सहायता न करते तो देश में अराजकता आ जाती। ठीक है, सब 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर अनुराग भदौरिया और मोहसिन रजा बताते रहते हैं। और रही बात आपकी, जिस तरीके से आप एंकर को टोकते हैं, रोकते हैं, मुंह बंद करने की बात करते हैं, ये तरीका इस प्रोसेस में आप लोगों की आदत रावण और दुर्योधन जैसी हो गई, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और यही आपकी कार्यशैली में आ रही देश के काम में। जब मोदी योगी जी ने बसें वापस लौटा दी, क्या समझे देश इसको, ये बताओ आप। एक सेकंड, ठीक, सुनो। देखिए, जहां तक हम रावण बन गए क्योंकि हमने एंकर से कुछ कहा, तो आप याद करिए आपके एक रावण आए थे, वो क्या शब्दों का प्रयोग करके गए थे एंकर के लिए, मैं तो वो शब्द दोहराना नहीं चाहता, इसलिए आपकी रावण वावण मत कहिए। क्या शब्द प्रयोग किए थे मैं अगर बताऊंगा तो ये बहुत खराब लगेगा यहाँ, इसलिए आप पहले उस रावण को हटाओ अपनी पार्टी से, अगर आपको इतना लगता है कि एंकर के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। आप जानते हैं ना किस प्रकार के शब्दों का व्यवहार हुआ था, इसलिए आप बिल्कुल इस विषय पे नहीं, अहंकार नहीं है साहब, अहंकार है, इसको थोड़ा मिनिमाइज करें, समय बदलते देर नहीं लगता है, ध्यान रखें इस बात। कांग्रेस पार्टी ने एंकर के लिए, ये आप जानते हैं, मुझे बोलने की और दोहराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, किसने किस शब्द का प्रयोग किया मुझे ये नहीं पता, आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये मुझे पता है। मैं तो कह रहा हूं किस तरीके से व्यवहार नेशनल टेलीविजन पे आपका ये मुझे पता है। मैं इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे देश की संस्कृति ऐसी नहीं है जैसा आप बिहेवियर कर रहे हैं। नहीं किए हैं एंकर के लिए, आप शांति से सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा सुना। देखिए, आपने कहा राहुल गांधी बहुत समय समय पर बड़ा अच्छा एडवाइस दे रहे थे। देखिए, राहुल गांधी इटली में थे जिस समय उन्होंने वो ट्वीट किया, इटली में रह के इंडिया में एडवाइस दे रहे थे कि सब कुछ बंद कर देना चाहिए, खुद ही विदेश में थे। नंबर 2, नमस्ते ट्रंप, जमात पे एक शब्द नहीं, जमात को आप जमात के स्पोक्सपर्सन के रूप में आप बोल रहे हैं नमस्ते ट्रंप के कारण एक भी केस नहीं हुआ, मगर सारा गुस्सा आपका नमस्ते ट्रंप पे, और जमात के स्पोक्सपर्सन के रूप में कांग्रेस काम करे। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए आप कह रहे थे कि ट्रेन पहले दिन ही करोड़ों लोगों को लेके जा सकती थी, केस अगर फैल जाता देश में तब आप ही लोग कहते कि देखिए मोदी जी लॉकडाउन को किस प्रकार इंपोज किया उन्होंने, पूरे देश में केस फैल गया, हर जगह आपने करोड़ों लोगों को आवाजाही करने की अनुमति दे दी, करो तो मरो, ना करो तो मरो। आज हिंदुस्तान की परिस्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि अच्छे नेतृत्व और दूरदर्शिता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने देश के इस बागडोर को संभाला हुआ है। आप लोग नेपथ्य में बैठ के कोलाहल कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई हल नेपथ्य के कोलाहल से नहीं होता है, जमीन पे उतर के काम करें। जीतू अनुराग भदौरिया भी हैं जो कि ऑपोजिशन से हैं, उनको भी मुझे लेना है, और मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री काफी देर से। अमीश 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। ये जो संवित ने कुछ बातें की उनका जवाब देना ज्यादा उचित है, प्लीज। बिल्कुल आप दीजिएगा आगे, लेकिन अनुराग भदौरिया, मैंने नहीं कहा नमस्ते ट्रंप का, जिस तरीके से आप तर्क देते हो, हम तो पॉलिटिक्स करना ही नहीं चाहते इस बात पे, हम तो चाहते हैं आपके साथ खड़ा होना, देश की सरकार के साथ खड़ा होना, नरेंद्र मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरी प्रोसेस में कांग्रेस पार्टी इस देश में कैसे जल्दी से सामान्य हालात हो करना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। पर सवाल यह है कि जीतू जी, आपकी ये बात सुनकर मुझे एक फिल्म याद आ रही है। जीतू जी आपकी ये बात सुनकर मुझे एक फिल्म याद आ रही है जिसमें जॉनी लीवर कहता था मैं तो आप ही के साथ हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आज ये बताएं आप कि देश में पहले लॉकडाउन में 19,000 ट्रेनों से छोड़ा जाता तो परिस्थिति अच्छी होती है, आज अच्छी है?
पहले राहुल गांधी ने जो सजेशन दिया था देश की सरकार अगर उसको मान लेती तो देश में आज हालात है ऐसे होते क्या? आप कहते हैं चाइना और अमेरिका से हम अच्छे हैं, यानी जितने मरे लोग उनकी आपको कोई चिंता नहीं है, जो संक्रमित हुए उनकी चिंता नहीं, जो मजदूरों में कोलाहल मची इसकी चिंता नहीं है। मैं एक आपसे पूछना चाहता नहीं, मैं सही बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? आप बोल लीजिए, फिर सरकार कहे देश के वो दे रहा हूं। जीतू भाई आप और बोलो, कांग्रेस पार्टी की आप जी 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 बात या जी यूपी ठीक की बात, है। यहाँ की संबित बात देश ने समझ मोहसिन लिया रजा कि और आपने अनुराग क्या भी किया, हैं मेरे कांग्रेस साथ। ने क्या किया। आप दोनों इंतजार करिए, अब मैं आपके पास आता हूं। अनुराग भदौरिया और मोहसिन रजा, मैं अनुराग जी का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, सियासी खेल कौन खेल रहा है? श्री राम राज्य क्या होता है? राम राज्य की परिकल्पना होती है जिसमें मजदूर सुखी रहे, गरीब सुखी रहे, किसान सुखी रहे, लेकिन यहां पर तीनों परेशान है। देखिए, तो देश सुखी कैसे हो सकता है? नेता कैसे सुखी हो सकते हैं? आप सुखी कैसे हो सकते हैं? आपकी पार्टी सुखी कैसे हो सकती है? देखिए अमीश जी आज की डिबेट देख के मैं पहले तो आपको बधाई दे रहा हूं कि लगातार कई दिनों से आपने मजदूरों की जमीन की आवाज उठाई, इसलिए बधाई के पात्र हैं और आपने एक ट्रेंड सेट किया है। पात्रा जी को आप जानते ही, उनकी आदत ही ऐसी है। मैं पात्रा जी सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर में राम राज्य का मतलब क्या होता है? ये जो मजदूर हैं यही तो राम के बच्चे हैं, असली राम तो यही है। राम के ये दिल के टुकड़े हैं जो जमीन पे, रोडों पे तपती हुई धूप में पैदल चल रहे हैं। कई तस्वीरें आपने दिखाई हैं और एक आध तस्वीर आप भूल गए हैं। एक लड़की 15 साल की अपने बुजुर्ग माँ बाप, अपने फादर को लेके बिहार तक गई, 1000 किलोमीटर साइकिल चला के गई। वो क्या ये दर्दनाक घटना नहीं है? राम की बच्ची नहीं थी क्या? इसका ध्यान भारतीय जनता पार्टी को नहीं रखना चाहिए? आप सिर्फ राम का नाम राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहते हो, मदद नहीं करना, उनके बच्चों की मदद नहीं करना चाहते, सत्ता कहां से मिल जाए उसकी कोशिश करते हो। नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं अपना सेंटेंस पूरा कर लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। फिर पात्रा जी एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं सेंटेंस पूरा कर लूं। फिर पात्रा जी आप एक चीज बता दीजिए, पात्रा जी एक चीज बता दीजिए। आप इतनी बड़ी बात करते, मैं तो लगता हूं आज खड़े होकर आपको बधाई दूं तालियों के साथ, क्योंकि आप तो खड़े हो जाइए। आपको तो कोरोना वॉरियर होना चाहिए, तो आप टीवी में डिबेट करने में बिजी हैं। आप अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे फिजिशियन हमने सुना है, लेकिन आप तो यहाँ डिबेट करने में 2 महीने से बिजी हैं। आपको जाके इलाज करना चाहिए था, लेकिन आप इलाज करने नहीं गए। आप यहाँ पे लोगों से कभी पत्रकार से लड़ रहे हैं, कभी नेताओं से लड़ रहे हैं, तो आपका योगदान क्या है भैया? आप अपना योगदान तो दे नहीं पा रहे हो, पार्टी तो आपकी दे नहीं रही है, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार। मोदी जी कहते थे हम आएंगे, ये देश मेरा है, देश का एक एक व्यक्ति मेरा है, देश को मैं अपना परिवार समझता हूं। आज आप ये अलग बात दिया, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, पंजाब है, सब अलग हो गया। इसके मतलब आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इसलिए कहते हैं आप दया के पात्र हो, आपके ऊपर दया आती है। और आज आप राम राज्य की बात कर रहे हैं। सर, टोटी तो अच्छी जगह फिट हो जाएगी, ऐसी जगह फिट होगी, आपको दिक्कत होगी, इसलिए उसको रहने दीजिए। अनुराग शब्द दायरा में जनता जानती है नहीं, टूटी मैं संबित पात्रा को कहां फिट करूंगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए अनुराग जी। लेकिन आपसे बड़ा झूठा व्यक्ति इस देश के अंदर में नहीं है। मैं आपको लॉजिक, अखिलेश यादव हमसे बड़ा झूठा नहीं है, हम तो सच्चे हैं भैया। नहीं, पर टूटी पर डिबेट नहीं है ये। अनुराग जी, संबित जी, दोनों को मेरा निवेदन है। अपने पिताजी को नहीं मानता है वो किसी को और क्या मानेगा? अपने पिताजी को घर से धक्के देके बाहर निकालने वाला मुख्यमंत्री, वो क्या दूसरों के बारे में बात करता है? जो अपने पिता को पिता नहीं मानता है वो दूसरों को क्या आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है? आप पहले अपने नेता को बोले अपने पिता के प्रति सम्मान, बाद में भारत के प्रति सम्मान रखिएगा। एक सेकंड अनुराग, मैं आपके पास वापस आता हूं। मोहसिन रजा, अब देखिए संबित जी ने आप पे जिम्मेदारी डाली, आप ही के यहाँ के मंत्री, आप ही उत्तर प्रदेश के एक सांसद हैं जिन्होंने ये शब्द बोले, क्या शोभा देता है? क्या शोभा देता है? अमिश, मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा, सभी लोग बोले हैं, लेकिन जिस शब्द को लेकर आपने डिबेट शुरू की है, रामराज की बात की है, संबित जी ने बहुत अच्छे से सारी बात हालांकि रख दी है, लेकिन फिर भी मैं सरकार के मंत्री होने के नाते, हम भी उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मंत्री हैं जिस पार्टी से हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता आते हैं, संबित जी, तो उन्होंने बात पूरी रखी। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूं, जिस तरह से जीतू जी ने अभी एक कहीं पर रावण शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आप वो लोग उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर हमेशा। दूसरा, ये जो हमारे भदौरिया साहब बोल रहे थे, हमारे मित्र हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, इन्होंने प्रभु श्री राम के निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाई, तब इनकी पार्टी की आधारशिला रखी गई।
तो ये प्रभु श्री राम के कार सेवकों की निहत्थे ठीक है, आपने इस पे बोला, लेकिन आप उदयभान सिंह पर तो बोलिए, उदयभान सिंह पर बोलिए, ये जो कि राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने क्या बोला? हैं कि गरीब मजदूर किसान उसकी जितनी संगम लाल गुप्ता पे बोलिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के। चिंता आदरणीय योगी जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उतनी चिंता कांग्रेस शासित राज्यों ने क्वारंटाइन सेंटर में सांप घूमता है, ये कर रहे हैं आप, टिकट नहीं दे पा रहे हैं, डॉक्टर को फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में आप खाना तो बहुत पहले बता दिया था उसके जानवर की तरह, और आपने पेड़ों के नीचे क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं। ये योगी जी कर रहे हैं। लोगों ने कार सेवकों की हत्या करके अरे मैं आपको याद दिला रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात है, क्वारंटाइन सेंटर के बारे में बता रहा हूं। एक एक करके बोले, ये मुझे लग रहा है तू में नहीं पढ़ना चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर में खाना जानवर की तरह कोई भी बात अच्छी कर ही नहीं सकते, आपसे ये उम्मीद हम नहीं रखते, लेकिन अनुराग शांत, रामराज है, ये मजदूरों को पैदल चलना हजारों किलोमीटर रामराज जाता है। अनुराग जी मेरा निवेदन स्वीकार करें, ये तरीका नहीं है बहस का। अनुराग जी, ये तरीका नहीं है, दूसरे की बात तो सुने आप। मोहसिन रजा डिबेट के 32वें मिनट में आ रहे हैं, उनको 1 मिनट बोलने भी नहीं दिया जाएगा तो अन्याय होगा। लेकिन मोहसिन रजा, मेरी गुजारिश है आपसे, संगम लाल गुप्ता पे बोलिए, प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद, और उदयभान सिंह पर बोलिए। उन पर आपकी बोलती बंद है, क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? बिल्कुल बंद है, बोलेंगे नहीं। एक सेकंड, अनुराग जी मैं आपकी भी रिपोर्ट लूंगा, जरा शांत रहिए थोड़ी देर के लिए। अनुराग जी शांत रहिए, बोलिए मोहसिन। देखिए, मेरा सिर्फ इतनी सी बात है, हमारी बात का जवाब आराम से भदौरिया देंगे, हम सुनेंगे। अनुराग, आप हमारी बात का जवाब दीजिएगा, हम सुनेंगे, लेकिन बात पूरी होने दीजिए। गलत बात मैंने कोई नहीं अभी तक कही है। आपकी पार्टी की बुनियाद कार सेवकों की खून पर रखी है, इसलिए आपसे हम उम्मीद नहीं करते। हम मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पूरे देश में कोरोना में। मोहसिन जी, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे मोहसिन रजा आप। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि संगम लाल गुप्ता पे आप क्या बोलेंगे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप उदयभान सिंह पर क्या बोलेंगे। आप बार बार कार सेवकों पर जा रहे हैं, वो कार सेवकों की निर्मम हत्या हुई, वो उस विषय पर बहुत बहस हो चुकी है, लेकिन आज उदयभान सिंह पर आप क्या बोलते हैं, उसमें बोलिए ना प्लीज। सुनने की आदत डालिए, और आप इधर उधर की बात मैं सुनने की आदत है मुझे। मोहसिन जी, मुझे आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। मजदूरों की हो रही है। राहुल गांधी जी को जब पता था पहले से, तो ये बसों का ड्रामा क्यों किया इन्होंने, जब उन्हें पहले से पता था कि ठीक है, आपने जीतू पटवारी से पूछा, मैं उनसे ले लूंगा, लेकिन उदयभान सिंह पर आप नहीं बोले, संगम लाल गुप्ता पे आप नहीं बोले, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर। करना चाहता हूँ कि जब उनके अध्यक्ष को पता था, मोहसिन रजा, मैं आपसे 5वीं बार पूछ रहा हूँ, संगम लाल गुप्ता पर और उदयभान सिंह पर आप क्या बोलेंगे? ड्रामा आज किया, पहले क्यों नहीं हमदर्दी के लिए उतरे लोग? ये सिर्फ और अनुराग भदौरिया, आप इतना चिल्ला रहे हैं, आपने क्या किया? आपने क्या किया इस कोरोना के काल में? आप तो 8-9 महीने बाद डिबेट में ही आए हैं, जब से 2019 के नतीजे आए। एक सेकंड अनुराग को आने दीजिए। बिल्कुल, हमने आपको बोला, हमने क्लियर कर दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी कैंटीन हर मोहल्ले में चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, हर कस्बे में चल रही है। 30 सेकंड दीजिए उनको। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी हमारे मजदूर भाई की मौत होती है, तो समाजवादी पार्टी 1 लाख रुपए उसको दे रही है। और कहो तो मैं फोटो दिखा दूं, और मोहसिन रजा साहब नहीं दिखा पाएंगे, मैं दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ। मोहसिन रजा से भी मांग लीजिएगा प्रूफ, मोहसिन रजा जी दे दीजिए, मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ। और हमने 1 सेकंड मोहसिन को ऑडियो डाउन करिए 30 सेकंड के लिए। 1 लाख रुपए उस व्यक्ति को जो उसकी डेथ होगी, और वो बच्ची जो अपने पिताजी को लेके बिहार तक गई है, उसको ज्योति पासवान ठीक है, मोहसिन रजा दे रही है। ये हम कर रहे हैं, चेक दिखा रहा हूँ आपको। जी, संबित का मुझे रुक करता है, और जीतू पटवारी का और संबित का मैं रुक करता हूँ। संबित जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बहुत कुछ करके दिखा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, योगी आदित्यनाथ भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग जो हो रहा होता है उसमें पानी फेर देते हैं। क्या आपके कुछ मंत्री या कुछ सांसद यही काम कर रहे हैं? देखिए, ठीक है, अगर समाजवादी पार्टी बहुत कुछ कर रही है, मैं मानता हूं, जरूर कोई खाना बांट रहा होगा, कोई अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा, कांग्रेस भी कुछ उनके एनजीओ इत्यादि के माध्यम से कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही होगी, यही तो कर्तव्य है। मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूं तो मैं नरेंद्र मोदी को गाली देना शुरू कर दूं, अपने ही सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दूं। देखिए, मैं बुरा मत मानिएगा, मैं हकीकत बता रहा हूं क्या हो रहा है। देखिए, कांग्रेस और बहुत बड़ा विपक्ष के मन में एक प्रकार से ये आशा थी कि अगर ये सारा कुछ खिंडा जाता,
ये जो कोरोना कंट्रोल खराब हो जाता, बहुत सारी मृत्यु हो जाती हिंदुस्तान में, अनकंट्रोलेबल हो जाता, तो वो मोदी जी को घेर लेते और कहते देखो मोदी जी आप तो फेल हो गए, अब आप सत्ता छोड़ दो, हम आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाते। किंतु आज दूरदर्शिता के कारण सरकार ने इस डिजीज पे कंट्रोल भी किया है और बिल्कुल सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ भी रही है। हाँ, कुछ तकलीफें जरूर है, मैं बोलता हूं ऐसा 100% सब कुछ ठीक हो गया हो ऐसा नहीं है, और इसको मिलकर हमें ठीक करना है। तभी फंड दिया जा रहा है, शेल्टर होम खोला जा रहा है, श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। देखिए, कुछ मजदूरों को अपने काम पे भेजने की चिंता की जा रही है, कुछ मजदूरों को वापस बुलाने की बात हो रही है। ऐसे में हम अगर आप किसी को खाना खिला रहे होंगे तो आप एफआईआर कर देंगे तो कैसे होगा? आप बताइए, हम अगर खाना खिलाते समाजवादी लोग, आप एफआईआर कर देते हो तो कैसे होगा? आपने तो अमीश देवगन पे एफआईआर कर दिया है, लोकतंत्र में मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये महामारी है। आप महामारी में हमारे किसान भाई आत्महत्या करते रहे, मजदूर पैदल चलते रहे और हम उनकी मदद ना करें। एफआईआर मत करो भैया, अभी तो आपने आप कर रहे हो, आप कर रहे हो। अरे सुनो भैया, आपकी पार्टी कर रही है समाजवादियों पे, खाना खिलाओगे तो एफआईआर कर देंगे। याद रखो, आपने शुरू किया है, हम खत्म भी कर सकते हैं। आप रखो, हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं। शुरू कुछ भी करो, हम सबके ऊपर एफआईआर करना शुरू किया है, और अगर हम इस खेल में शामिल हो गए ना, फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। अगर हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। जी जीतू पटवारी के पास मैं रुक करता हूँ। एक सेकंड, अनुराग बीच में ना बोले, संबित आपके बीच में नहीं बोले थे। अनुराग, आपने अपनी बात को रख लिया। अनुराग, एफआईआर का विषय नहीं है, लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक कांग्रेस ने सीएम येदियुरप्पा से अपील करी है कि जो सोनिया गांधी पे एफआईआर हुई है उसे तुरंत वापस करना चाहिए। जीतू पटवारी, सोनिया गांधी पर एक एफआईआर हो गई है पीएम केयर फंड को लेकर, जो कि कोरोना के इस युग में ही बनाया गया था। क्या कहना चाहते हैं आप बतौर पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार? अमरीश, इस तरह की एफआईआर अगर होने लगी तो संबित पे और बीजेपी पे और नरेंद्र मोदी पे और इनके वादों पे तो पूरे देश में कागज खत्म हो जाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, ऐसे फॉल्स प्रोसेस को जितनी जल्दी पूरा देश क्रिटिसाइज करे वो अच्छा है। मेरा तो ये तू मैं छोटी में पढ़ूंगा भी नहीं, और मेरे से इस तरह की बहस और डिबेट होती भी नहीं है कि जिसमें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप इस देश की इस परिस्थिति में बने। मेरे तो कुछ सजेशन है कांग्रेस पार्टी के, संविद प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाए, देश की सरकार के पास पहुंचाए। आज जिस तरीके से 8 से 9,000 7,000 पूरे देश में कोविड के मरीज मर रहे हैं, कम से कम लगातार मौतें बढ़ रही, संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर और आटो मूट पर इस बीमारी को राज्यों ने छोड़ दिया है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है देश को। मैं मानता हूं कि देश के स्वास्थ्य मंत्री को भी अपने घर से बाहर निकालो, वो जब से लॉकडाउन हुआ तब से दिखे ही नहीं देश को। दूसरा, जिस तरीके से 7,500 रुपया पर मजदूर के घर में डालना, जेब में डालना, खाते में डालना, जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तो 20 लाख करोड़ का कोई आपका जो ये 4 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई काम नहीं आनी है। तो जो 7,500 रुपया पर मजदूर के खाते में डालना चाहिए, जिससे अब जो भी देश जहां है वहां से हम कैसे अच्छे की ओर जा सके, ये कांग्रेस पार्टी की एक डिमांड भी है। जीतू एक मिनट हुआ, आपने बोला डॉक्टर हर्षवर्धन कहीं दिखे नहीं, उनको वो तो क्वारंटाइन सेंटर तक हुआ है, ये एक फैक्ट है, क्योंकि वो हमने खुद कवर करा था, इसलिए हम जानते हैं। सुनामी आएगी, उसको लेकर देश की सरकार ने कोई रोड में संबित पात्रा, ये एफआईआर का खेल फॉल्स है। कांग्रेस कह रही है कि एफआईआर वापस होनी चाहिए। देखिए, इस पे तो और जो बाकी सदस्य दिए जीतू पटवारी ने, उस पर आपका रिएक्शन? एक सेकंड मैंने सुना जीतू भाई आपको, अब मैं आराम से वो उसकी जगह सही होगा। ठीक है जीतू, यू मेड योर पॉइंट, लेट्स सबमिट कम नाउ। संबित पे अकेले पे हम पूरे देश में करने चाहें तो कागज खत्म हो जाएंगे, इतने झूठ बोल कर रखी है इन पर एफआईआर, इन पर भी 7, 8 या 10 एफआईआर हुई है, गिनती नहीं है उसकी। एक सेकंड, ये आप कागज खत्म करिए। आपको क्या लगता है हमारे पास कबर्ड में कागज नहीं है क्या? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह हमें सुन रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, आपके साथ आपके पार्टी के अध्यक्ष खड़े हैं। सच्चाई के साथ लड़िए। जेपी नड्डा साहब ने ट्वीट करके कहा है कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पीछे वो स्वयं खड़े हैं, कभी भी सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। बिल्कुल, जो भ्रष्ट है उसको भ्रष्ट बताइए। आपने मेरे खिलाफ तो बहुत सारी एफआईआर की, उस समय तो नहीं की, उसको वापस कर लीजिए। आपने अमीश देवगन जी के खिलाफ किया, एक पत्रकार को तो आपने 12-12 घंटे पूछताछ की, उस समय वाहरी लोकतंत्र, वाह। और अब जब सलाम माँ के ऊपर हो गया, तब एकदम देश बर्बाद होने आ गया, कागज खत्म हो जाएंगे। क्यों? आपके लिए कानून अलग और हम सब भेड़ बकरी हैं। अमरीश, मैं फिर से बात चालू करना चाहूंगा। मैं एक सेकंड, इस तरह की बात होती है वैसी बात करनी पड़ेगी। भाई मैं पूरा कर लूं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, सुन लीजिए।
एक बात सबको ही सुन लीजिए, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं चलेगा कि आप लोग राजा संतान हैं, सम्राट और सम्राज्ञी हैं और हम सब भेड़ बकरी हैं, हमारे खिलाफ तो एफआईआर होती रहेंगी, ये पत्रकारों को तो लेके आप जेल में ठूस देंगे और जब आपके खिलाफ होगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। नंबर 1। अब एफआईआर के विषय को छोड़ के दूसरे विषय पे आते हैं। मैंने तो कहा ही नहीं खतरे में। नहीं सुनिए, खतरे में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जीतू रिएक्ट कर जा रहे सब गिव हिम 30 सेकंड, आई विल गिव यू अगेन, आई गिव हिम 1 मिनट। मैं तो बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं बल्कि वो बीच में बोल रहे हैं, मैं कभी नहीं बीच में बोल रहा हूं। लेट मी कंप्लीट। देखिए, एफआईआर से इतर हम विषय पे आते हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इतने बड़े कार्यकाल में, कोरोना में, आज तक एक बार भी ये कोई पॉजिटिव विषय को लेकर आए? लॉकडाउन हुआ तो पहले इन्होंने लॉकडाउन का क्रिटिसाइज किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन वाज अनएसेंशियल, सोनिया गांधी जी ने कहा लॉकडाउन अनप्रिपेयर्ड था, किसी ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ा दो, किसी ने कहा लॉकडाउन कम कर दो, राज्य की मुख्यमंत्रियां कुछ कह रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप कुछ कह रही है। आप बताइए, इतने बड़े संकट काल में ये एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है क्या? हर विषय में आप सरकार जीतू, ठीक है, समय आपको टाइम मिला। जीतू 30 सेकंड, जीतू 30 सेकंड। मैं जीतू जी से पूछता हूं, एक ढेला तक इन्होंने पीएम केयर में दिया नहीं। जीतू पटवारी कंट्रीब्यूट किया है, मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है, रजा साहब ने कंट्रीब्यूट किया है, सबने कंट्रीब्यूट किया है। जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो तो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जो एक ढेला कंट्रीब्यूट नहीं किया। जीतू रिस्पॉन्ड। ये संवित की जो भाषा है, ये एक अच्छे देश के नागरिक की नहीं हो सकती। कौन सी भाषा भी खराब है बताइए? मैंने अभी जो बताया हमारे पीएम नहीं किया, और पीएम केयर जो होता है उसके लिए सवाल पूछना देश के नागरिकों का अधिकार है और वो पूछते रहेंगे। क्या देश के नागरिक का अधिकार नहीं है कि पीएम केयर को इस तरीके से क्यों बनाया जिसमें देश की संस्था जितनी भी एजेंसी उनका अधिकारी ना हो? तो इसमें क्या गलत है भाई? रही बात, आपने कहा एक भी सकारात्मक पहलू, सोनिया गांधी ने कहा कि देश में रेलगाड़ियों में जो मजदूर आ रहे हैं उनको हम हमारे पैसे से लाना चाहते हैं, सकारात्मकता नहीं थी। राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में आवश्यकता है, हम नरेंद्र मोदी के साथ है, ये सकारात्मकता नहीं थी। प्रियंका गांधी ने कहा बसें चलाओ, आपको जितनी बसें उपयोग करनी है उतनी करो, पर लोगों को, मजदूरों को बिठाओ। मोहसिन उसका जवाब देना भी चाह रहे हैं। जी मैं ब्रेक ले रहा हूं, सब मुझे ब्रेक लेना है। मोहसिन रजा भी बसों पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र से इस समय बड़ी खबर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा अटैक किया है महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर। बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। ब्रेक के बाद आर पार का जोरदार एडिशन जारी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय नंबर 1 डिबेट शो, सुपरहिट डिबेट शो आर पार, न्यूज 18 इंडिया पर। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पे बड़ा हमला किया है, जो कि कांग्रेस, सेना, एनसीपी की मिलीजुली सरकार है। बड़ा हमला किया है, यह इस समय की बड़ी खबर है। हम आपको जानकारी दे देते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं रुक करता हूं अब जीतू पटवारी, संबित पात्रा, मोहसिन रजा और अनुराग भदौरिया का। मेरे पास आखिरी दौर है। मैं चाहता हूं कि जीतू पटवारी, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह सरकार इनएक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है मुंबई और दिक्कतें बढ़ गई हैं। देश में जगह जगह इस तरह के जहां हॉट स्पॉट हुए हैं, वहां देश की सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तू मैं और उन्होंने क्या आरोप लगाया और उन्होंने क्या किया। देश में 5, 7, 8 बड़े शहर, उसमें इंदौर है, अहमदाबाद है, बम्बई है, दिल्ली है, ऐसे और तमाम शहर, वहाँ देश की सरकार को एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। देश में जिस तरह के माहौल है, 1 लाख से ऊपर कोरोना मरीज, 1,10,000 के आसपास। पूर्व सीएम कह रहे हैं कि उद्धव सरकार चीज नहीं संभाल पा रहे। नहीं, मध्य प्रदेश में इंदौर में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर शिवराज सिंह नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर अहमदाबाद में बढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि वहां के मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है। जी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस की नेता और अभिनेत्री नगमा डिबेट को देख रही है। उन्होंने डिबेट को देख के ट्वीट करा है। उन्होंने बोला कि ये बेहतरीन डिबेट है। नगमा का भी ट्वीट आया, ये बेहतरीन डिबेट है देश की। इसको उन्होंने अपनी बात रखी है। ओके, बोलिए संबित पात्रा। अच्छा, आपने नगमा की बात की, मुझे लगा सोनिया गांधी जी देख रही है और वो खुश होकर ट्वीट कर रही हैं। सॉरी, मुझे पहले तो वैसे ही लगा था। एनीवेज, नगमा भी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी की। ना, बिल्कुल जानी मानी एक्ट्रेस भी है। ना एक्ट्रेस, हम तो फैन थे, कॉलेज में जाते थे देखने कि नगमा जी के सिनेमा। अच्छी बात है। हमेश एक मिनट एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप बताइए। सबकी इतनी मजाक मत उड़ाओ
एक नहीं खुद मजाक बन जाओगे। ये कोई हेडलाइन ये आप किसी के लिए किसी भी प्रकार की इस तरह की टिप्पणी करना आपका स्वभाव बन गया है। ये एक अच्छे इंसान की परिणति तो नहीं हो सकती। ना बिल्कुल तो सही आप, बात मैं नहीं कहता हूँ आप बुरे इंसान हो, पर नगमा बड़ी एक्टर रही है। नहीं, नगमा के बारे में पर ऐसा डॉक्टर बात्रा ने कुछ बोला नहीं है। कि आपको शोभा नहीं देता है। बिल्कुल शोभा नहीं देता है, मगर एक बात बता दूं, नगमा जी डिबेट देख रही है, ये देश का हेडलाइन न्यूज नहीं है और ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय और मजदूरों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि नगमा जी बिल्कुल देख रही है। बाय द वे, मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा नगमा जी का बड़ा फैन हूं, मैंने उनका पिक्चर भी देखा हुआ है, सम्मान करता हूं उनका। बाय द वे सुन लिए। हाँ जी संबित, लेकिन ये उद्धव सरकार के बारे में जो देवेंद्र फडणवीस ने बोला, 10 सेकंड संबित, देन मोहसिन रजा जी नाराज हो जाएंगी, वो देख भी रही है। हाँ देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, अमीश जी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं 2013 जब से वो कैंडिडेट बने, 14 और अब तक हर जगह नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की गई। हम लोग सब खड़े हैं, लड़ेंगे सच्चाई के लिए, एक पैसा नहीं चुराया है ना चुराएंगे और सबके लिए मोहसिन जी संबित मोहसिन रजा 5 सेकंड आपके पास, बोलिए। देखिए, कोरोना के दौरान जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने काम किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने तमाम श्रमिकों को घर में लाकर पहुंचाया। 10 लाख से ज्यादा श्रमिक बहुत पहले, अब तो 15 लाख के आसपास हमारे हो गए, और हमने सबको स्वस्थ जो हो गए शुक्रिया शुक्रिया। मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है और माफी चाहता हूं मोहसिन रजा साहब, आपका रोजा तोड़ने में आपको देरी हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। फिलहाल आर पार में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आपका भी अनुराग बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहता हूं आखिरी दौर में नहीं आ पाया। अगला शो 100 बात की एक बात है। निष्कर्ष है, असली रामराज तभी आएगा जब मजदूर सुखी हो।